एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबको तन्ना डिफेंस एकेडमी चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर से जो है वो एक आर्मी क्लर्क का टेस्ट पेपर करेंगे जिसमें आपके जो है मैथ्स जिसमें आपके मैथ्स, जीके, जीएस और जो है वो मेन पार्ट जिसका रहने वाला है वो है इंग्लिश एज यूजुअल। ठीक है, आप स्टूडेंट्स की डिमांड पे ये जो टेस्ट सीरीज़ हम लेके आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और इसका बेनिफिट उठाइए। ठीक है, अभी सभी अपनी नोटबुक लेके बैठ जाइए, तो हम हमारा जो टेस्ट पेपर है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत रत्न किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? विज्ञान, जन सेवा, कला एवं साहित्य, उपयुक्त सभी। तो भारत रत्न जो है वो उत्कृष्ट योगदान हेतु किसमें? उपयुक्त सभी। विज्ञान के लिए भी, जन सेवा के लिए, कला एवं साहित्य के लिए भी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रविंद्रनाथ द्वारा रचित कृति है पोस्ट ऑफिस, गीतांजलि, चित्रा या ये सभी। तो रविंद्रनाथ द्वारा रचित जो कृति है वो पोस्ट ऑफिस, गीतांजलि, चित्रा ये सभी सारी की सारी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? बताइए। जनरल मानेक शो, जनरल के एम करियप्पा, जनरल एम राजेंद्र सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रथम फील्ड जो मार्शल थे वो थे आपके जनरल मानेक शो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर आपके क्या बोलता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 28 फरवरी, 16 अप्रैल या 11 जून को। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो आपका 28 फेब को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लियो टॉल्स्टॉय या जयप्रकाश नारायण। तो वो वॉर एंड पीस के जो लेखक हैं वो हैं आपके लियो टॉल्स्टॉय, और इन्होंने 1869 के अंदर जो है वो बुक कंप्लीट की थी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, निम्नलिखित में से कौन भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है? सिस्मोग्राफ, साइटोट्रॉन, होवरक्राफ्ट या कैलिडोस्कोप। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है इजी बट पूछ लेते हैं बहुत बार। तो भूकंप का पता लगाने वाला जो उपकरण है वो है आपका सिस्मोग्राफ। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है ओम, -1 वेबर मीटर की स्क्वायर, प्रति मीटर की स्क्वायर, एम्पियर मीटर या वोल्ट -1। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो है आपका वेबर प्रति मीटर की स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की? मैंडलिफ ने, मोसले ने, ग्राहम बेल ने या आवोग्राडो ने। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो प्रस्तुत की आपकी मोसले ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर के अंदर 206 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 206। अब देखिए आपका 10th क्वेश्चन, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, एंथोलॉजी या पोनोलॉजी। तो शैवालों के जो अध्ययन है उसको बोला जाता है फाइकोलॉजी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मोडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है मुख्य मेमोरी और सहायक मेमोरी को, सीपीयू और सीआरटी को, मुख्य मेमोरी और प्रिंटर को, कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन को। तो मोडेम जो एक हार्डवेयर युक्ति है जो कि किसको जोड़ती है? कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन को। ठीक है, कीबोर्ड में कितने अल्फ़ाबेट की होते हैं? 20, 22, 26 और 32। कीबोर्ड के अंदर तो आपके 26 जो है वो अल्फ़ाबेट की होते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसके अंदर जो अल्फ़ा न्यूमेरिक बटन होते हैं वो कितने होते हैं? 48। कितने होते हैं? 48। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की ब्रैकेट कहलाती है मॉडिफाइंग, एडजस्टिंग, एडिटिंग या क्रिएटिंग। तो वो क्या कहलाती है? वो एडिटिंग कहलाती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? शेयरवेयर, एक एप्लीकेशन सूट, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक एप्लीकेशन सूट है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15,
नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको किस कमांड का प्रयोग करना चाहिए? सेव का, न्यू फाइल, न्यू फाइनल का, सेव एज का, या सेव एंड रिप्लेस का। तो कोई भी जो नया नाम या नई लोकेशन पर जो किसी भी विद्यमान फाइल को सेव करना है तो हम किस कमांड का यूज़ करते हैं? वो करते हैं सेव एज। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपके मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, हमारा जीके हो गया, जीएस हो गया और कंप्यूटर हो गया। अब हम आते हैं हमारे मैथ्स के पार्ट पे। तो देखिए किसी वृत्त की, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके, किसी वृत्त की त्रिज्या 2% बढ़ा दी जाती है, इससे इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो देखो ये बोल रहा है कि आपके जो वृत्त की जो त्रिज्या है उसको कितना बढ़ा दिया जाए? 2% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो ये एक वृद्धि का जो है वो फॉर्मूला होता है। अगर आपको पता है a प्लस ए की स्क्वायर अपॉन 100 की 100%। ठीक है, तो a कितना है आपका 2 + 2 और 2 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/100। ये आपका हो जाएगा 4 + 4/100। अब इसका एलसीएम लोगे आप तो 100, ये आ जाएगा 400 + 4, और जब इसको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4/100 4/100। ठीक है, अब इसको 100 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4.04%। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। इतने की वृद्धि होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक मिलते, वस्तु का क्रय मूल्य। अब देखो ध्यान से समझना, किसी वस्तु को ये बोल रहा है कि देखो किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचा जाता, मतलब 120 रुपये में बेचा जाता। यदि इसे 125 रुपये में बेचा जाता, यदि कितने में बेचा जाता 125 में बेचा जाता तो उसे 35 रुपये और अधिक मिलते। मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5% का है। तो ये 35 जो है वो कितने के बराबर हो गए? वो 5% के बराबर हो गए। और आपको 100 की वैल्यू निकालनी है तो 5 7 जा 35, तो उसकी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना हो गया 700। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो वह उसी दर से 27 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये कब आपका 27 गुना होगा? देखो अब इसके अंदर आपका जो मूलधन है प्रिंसिपल वो आपका क्या है? P है। ठीक है, जो मिश्र धन है वो आपका क्या हो गया? कितना गुना हो रहा है 6 वर्ष में? 3P, 3P हो रहा है ना। टाइम आपका क्या है? टाइम 6 वर्ष है ही, और रेट जो दर है वो हमें नहीं पता, वो ही निकालनी है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हमने लिखा कि सबसे पहले मिश्र धन, हमारा जो मिश्र धन होता है वो क्या होता है? मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन। जब चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो हमारा क्या तरीका है? मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन 1 + r/100n, यही होता है ना। मिश्र धन हमारा 3P है, मूलधन हमारा क्या है? P है, और ये 1 + r⁻⁶, यही है। P से P गया। ठीक है, P से P गया। अब ये पावर इधर आएगी तो क्या आ जाएगा 1/6। ठीक है, ये पावर जब भी चेंज होती है तो हम क्या आ जाती है? ये बटे में आ जाती है, और ये आपका क्या आ गया 1 + r/100, ये आ गया। अब हम देखो कि वह उसी दर से 27 गुना हो जाती है, तो वही आपका मिश्र धन यहाँ पे कितना हो गया? मिश्र धन हो गया 27 टाइम आपको नहीं पता, रेट आपकी सेम है तो आर मान लेंगे वही। ठीक है, तो अब हमने लिखा इसमें, अब लिखने की जरूरत नहीं है। मिश्र धन कितना 27P। ठीक है, मूलधन कितना P, और 1 + r/100 की पावर n। ठीक है, P से
p कट गया, ठीक है। अब 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3 और 1 प्लस r की पावर 100, ये आपका क्या है, ये है आपका 3, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 3 की पावर 1/6 और इसको जो है वो क्या लिख सकते हो, ये n लिख दो चाहे टाइम t लिख दो, एक बात है, ठीक है। तो अब देखो जब आपका बेस इक्वल है तो आप अपनी पावर्स को ले सकते हो, पावर्स को ले लिया हमने 1 ये n ले लो, ठीक है। तो n इजिकल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 वर्ष, तो 27 गुना कितने सालों में होगा, 18 ईयर्स के अंदर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि a प्लस बी इजिकल टू 5, ए बी इजिकल टू मल्टीप्लाई यदि इनका 6 है तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब का मान बताइए, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, a की क्यूब प्लस की क्यूब प्लस 3a² b और प्लस 3b² a, ठीक है। अब देखो a प्लस बी आपका क्या है यहाँ पे 5, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की क्यूब लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे लिखा a की क्यूब प्लस b की क्यूब और यहाँ पे हमने क्या कॉमन ले लिया, 3ab कॉमन ले लिया, तो अब इसमें क्या बच गया, इसमें a बच गया और इसमें b बच गया, तो 5 की क्यूब हमारा कितना हो गया, 125। हमें फाइंड आउट करना है a की क्यूब प्लस b की क्यूब। अब 3ab हमें दे रखा है 6 इंटू 6 और a प्लस b कितना दे रखा है 5, ठीक है, यही दे रखा है। तो 125 इज इक्वल टू a की क्यूब प्लस b की क्यूब और ये कितना हो गया, 3 6 के 18, 3 6 जा 18, 18 5 जा 90। अब a की क्यूब प्लस b की क्यूब इज इक्वल टू 125 में से 90 आपने लेस किया तो कितना बचा आपका 35, तो आपका आंसर आ जाएगा सी, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका 6x की स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का गुणनखंड करने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखो इसमें हम वही तरीका लगाएंगे क्योंकि आपको पूरे डायरेक्ट जो है मैं डायरेक्ट तरीका आपको नहीं बता रही हूँ, इसको हम सोल्व ही करके देखेंगे। देखो अब देखो आपको मल्टीप्लाई करने पे तो कितना चाहिए 36, प्रोडक्ट क्या चाहिए आपको 6 6 जा 36 और आपको क्या चाहिए प्लस का 5 चाहिए, ठीक है। तो अब हम ऐसे क्या जोड़े हो जाएंगे, ऐसे जोड़े तो आपके हो जाएंगे 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 9 में से 4 गया क्या होगा 5, आपको प्लस का 5 चाहिए तो 9 माइनस 4, तो आपके जोड़े ये होंगे। तो 6x की स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं आपके 9x माइनस 4x और माइनस 6। अब इन दोनों में से आप क्या कॉमन लोगे, इन दोनों में से हमने ले लिया 3x, तो 2x जब कॉमन लिया और 3 तिया 9 ये आ गया। अब लिया आपने इन दोनों में से क्या लिया, माइनस का 2 कॉमन ले लिया, तो 2 2 जा 4 और प्लस 2 3 जा 6, ठीक है। अब आपके क्या जोड़े बन गए 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3। तो अब देखिए चेक कर लीजिए 2x प्लस 3, 3x माइनस 2, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्या बोला जाता है x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 3/4। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 6x, ठीक है। अब देखो अब इस जो ये 6 है 6 में से आप इसको ले जाओगे -4 इज इक्वल टू 2x, अब इसको कट करोगे माइनस का 2, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपकी x की वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, रमेश और रहीम की आयु का अनुपात 5:7 है। यदि रमेश की आयु 9 वर्ष अधिक और रहीम की 9 वर्ष कम होती तो रमेश की आयु रहीम की आयु की दुगनी होती, तो उनकी वर्तमान आयु है। तो देखिए रमेश और रहीम की जो करंट में आयु है वो कितनी है
5x और 7x। अब वो आगे क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए, जो जो क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते जाइए। रमेश की आयु में 9 वर्ष अधिक, रमेश की 9 साल ज़्यादा हो जाए और रहीम की 9 वर्ष कम हो जाए, तो रमेश की आयु जो है वो रहीम की आयु से क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, मतलब 2:1। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये देखिए 5x प्लस 9 ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14x और 9 2 ज़ा 18। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा आपका 18 को इधर ले आएंगे और 14 को उधर ले जाएंगे, तो 14x माइनस 5x, क्योंकि हमारा ये क्या है, और 18 माइनस 9। ठीक है, अब देखिए 14 में से 5 गया आपका, कितना बचा 9x, और ये आप गया आ गया सॉरी ये 9 इसको लेके गए तो ये प्लस का हो गया, 18 उधर गया था ना सॉरी, तो ये क्या हो गया आपका 27, इसको ऐड किया तो 9 3 ज़ा 27, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब देखिए 3 आ गई, तो अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 7 को 3 से किया, कितना आया 15 और 21, तो रमेश की हो गई 15 और रहीम की हो गई 21। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, देखो चित्र में x का मान होगा, x का मान बताना है आपको। तो देखिए x का मान बताना है, तो यहीं पे देखो ये दो एंगल हो गए आपका, ये N और O। ठीक है, हमने ये दो नाम रख लिए, तो देखो एंगल आपका NOD ये वाला एंगल और LNB ये दोनों क्या हो गए आपके, संगत कोण हो गए ना, एक ही लाइन पे हैं, तो ये क्या हो गए आपके संगत कोण हो गए, संगत कोण हो गए। तो संगत कोण हो गए, तो जो ये जितने डिग्री का है उतना ही x भी हो गया, तो इसका आंसर हो गया आपका 60 डिग्री, आपको सीधा करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जाता है, देखो एक समचतुर्भुज के विकिरणों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजा आपको विकिरण की लंबाई देती, मतलब आपका ये कि ये समचतुर्भुज हो गया, आपके इन दो विकिरण की आपको लंबाई दे दी, ये आपने ले लिया A B C और D, ये बीच में पॉइंट हो गया आपका A। ठीक है, तो एक समचतुर्भुज के तो जो आपका AC विकिरण है ना, इसकी लंबाई आपकी 16 मान ली आपने, मतलब विकिरण की दी एक ही बात है वो तो, और DB की लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब जब इसकी पूरे की 16 है तो OC की आप क्या मान सकते हो 8, और OB की आपकी क्या मान सकते हो आप 6 मान सकते हैं ना। तो समचतुर्भुज के जो विकिरण है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, यहाँ से काट रहे हैं, तो फिर हम ले सकते कोई भी एंगल ले सकते हो आप में, आपको भुजा निकालनी है, तो एंगल OBC हमने ले लिया, ट्रायंगल OBC, तो OBC में आप क्या कर सकते हो, देखो हमें ये निकालना है, ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, BC की स्क्वायर इज इक्वल टू OC की स्क्वायर और प्लस OB की स्क्वायर। ठीक है, तो अब OC हमारा क्या है, कितना है 8 की स्क्वायर, प्लस OB कितना है 6 की स्क्वायर। अब यहाँ पे हम BC करेंगे तो हम अंडर रूट ये क्या कर देंगे, 8 की स्क्वायर 64 और ये 36, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 और 4 10, 6 और 3 9 और 10 100, तो BC आपका क्या आ जाएगा 10। तो आपके विकिरण की जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए मैथ का आपका लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार तार को, एक तार है ठीक है, उसको मोड़कर वर्ग बनाए जाने पर वर्ग का क्षेत्रफल, तो मतलब ये एक तार है, इसको मोड़कर क्या बनाया है, एक स्क्वायर बनाया है, ये बनाया है, तो एक 28 सेंटीमीटर, मतलब इसकी परिधि कितनी है 28 है, मतलब इसका परिमाप आपका क्या है आप निकाल सकते हो पहले। ठीक है, जो परिधि आएगी वो आपका परिमाप है।
तो आपका आर क्या आ जाएगी, ये व्यास डायमीटर दिया है तो 20/8/2 तो 14 आपकी क्या आ गई, आर रेडियस आ गई। ठीक है, तो अब हम पहले हमें वृत्त की परिधि फाइंड आउट कर लेंगे। जो वृत्त की परिधि होगी वही हमारा क्या होगा, परिमाप होगा। ठीक है, तो वृत्त की परिधि हमारी क्या होती है, 2πr। ठीक है, अब 2πr होती है तो अब हम इसमें लिख देंगे 2 × 22/7 और r हमारी कितनी है 14, तो 7 दूनी 14, तो ये कितनी आ गई 22 चौके 88, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, ये वृत्त की परिधि, इसी से तो हम स्क्वायर बनाएंगे, तो मतलब स्क्वायर का क्या आ गया, परिमाप आ गया। तो स्क्वायर का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, 4 × भुजा। ठीक है, 4 × भुजा, तो परिमाप आपका 88 = 4 × भुजा को मान लिया हमने a, इसको कट किया तो आपकी भुजा कितनी आ गई 22। तो अब क्षेत्रफल आपका क्या होता है, भुजा की स्क्वायर, तो भुजा आपकी क्या है 22 की स्क्वायर आपकी कितनी होती है, वो होती है 484। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमारा मैथ का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, वो है मैथ्स का, सॉरी इंग्लिश का सेक्शन। इसका एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मैं पूरा अच्छे से करवाती हूँ आपको। ठीक है, देखो, अब देखो इंग्लिश का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको पैराग्राफ दिया है, उसी में से हमें क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करते हैं। पहले हम पैराग्राफ को अच्छे से रीड करते हैं। देखिए, द फर्स्ट थिंग विच ए स्कॉलर शुड बियर इन माइंड इज दैट ए बुक ought नॉट टू बी रीड फॉर मेयर अम्यूज। कि सबसे पहले फर्स्ट थिंग, सबसे पहले जो है विच ए स्कॉलर शुड बियर, एक जो विद्वान के माइंड में मतलब होती है जनरली, कि दैट ए बुक ought नॉट टू बी रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, कि बुक जो है वो केवल बुक जो है वो केवल मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ी जाती। कि मतलब सबसे पहले कोई भी विद्वान होता है वो शुड बियर इन माइंड, वो अपने माइंड में रखता है कि जो है वो दैट ए बुक नॉट ought टू बी रीड फॉर ए मेयर अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट मतलब मनोरंजन, मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ी जाती। हाफ एजुकेटेड पर्सन, देखिए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। हाफ एजुकेटेड पर्सन रीड फॉर अम्यूजमेंट। हाफ, जो आधे पढ़े लिखे लोग हैं ना, हाफ एजुकेटेड पर्सन्स, वो किसके लिए, मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन वो इसके लिए इसको क्या नहीं करते, इसको ब्लेम नहीं करते हैं। आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट। दे आर इनकेपेबल ऑफ एप्रिशिएटिंग द डीपर क्वालिटीज दैट बिलोंग टू ए रियली ग्रेट लिटरेचर। दे आर इनकेपेबल, अगर कोई पर्सन मनोरंजन के लिए पढ़ता है तो दे आर इनकेपेबल, वो असमर्थ होते हैं, ऑफ एप्रिशिएटिंग, उसको एप्रिशिएट करने में, कि द डीपर क्वालिटीज, उनकी जो गहरी गुण हैं उनको, दैट बिलोंग्स टू ए रियली ग्रेट लिटरेचर, जो कि एक महान जो लिटरेचर है उससे संबंधित, साहित्य जो है उससे संबंधित होता है। उनको उत्साह बढ़ाने में, जो उनको अप्रिशिएट करने में वो असमर्थ होते हैं, क्योंकि वो किसके लिए पढ़ते हैं, वो मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। उनको उनकी रियलिटी का, बुक का मतलब क्या है उनको नहीं पता होता, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हैं। But a young man who has passed through a course of university training should discipline himself at an early day never to read for mere amusement. But a young man, लेकिन जो एक जवान पर्सन है, एक व्यक्ति है, who has passed, जो गुजर चुका है, थ्रू ए कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग, यूनिवर्सिटी के ट्रेनिंग के जो कोर्स है उससे यदि गुजर चुका है, तो शुड डिसिप्लिन हिमसेल्फ एट एन अर्ली डे, की शुरुआत के दिनों में वो क्या करता है, वो जो है वो अनुशासन बनाए रखता है। शुड डिसिप्लिन हिमसेल्फ, खुद को डिसिप्लिन करता है वो, एट एन अर्ली डे, स्टार्टिंग में, नेवर टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, कि मतलब उसको कभी भी अम्यूजमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए तो बुक को नहीं पढ़ना है। And once the habit of discipline has been formed, he will find it impossible to read for mere amusement. And और एक बार यदि मतलब अनुशासन की जो हैबिट है, मतलब अनुशासन की हैबिट फॉर्म कर ली, मतलब अनुशासन की हैबिट उसको हो गई, तो ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल,
ये फाइंड करना इम्पॉसिबल है कि बुक जो है वो टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, कि बुक जो है वो किसके लिए, कि सिर्फ जो है वो मनोरंजन के लिए पढ़ी जाती है, ये फाइंड करना इम्पॉसिबल होता है। फिर हम माइंड में भी नहीं लेके आ सकते कि बुक को मनोरंजन के लिए पढ़ा जाता है। He will then impatiently throw down any book from which he cannot obtain intellectual food, any book which does not make an appeal to the higher emotions or to his intellect, कि ही विल द इम्पेशेंशली, मतलब अधीरता से, ही विल थ्रोन डाउन, किसी भी बुक को वो फेंक देंगे, नीचे फेंक देंगे, फ्रॉम विच ही कैन नॉट, यदि उनको नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता, ऑब्टेन इंटेक्चुअल फूड, कि मतलब उसको उनको बुद्धिमत्ता फूड, भोजन, मतलब कुछ उसमें से बहुत अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा, एनी बुक, कोई भी बुक विच डज नॉट मेक एन अपील टू द हायर इमोशंस, जो बुक हायर इमोशंस, भावनाओं तक जो नहीं लेके जा सकती, एंड टू हिज इंटेलेक्ट, और उस उनकी बुद्धि तक, ठीक है। मतलब वो क्या है, हर बुक के अंदर कुछ मतलब फाइंड आउट करेंगे, कुछ मीनिंग, की इस बुक में हर एक वर्ड का क्या मीनिंग है, नॉट ओनली अम्यूजमेंट। बट ऑन द अदर साइड, लेकिन दूसरी साइड, द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट become with thousands of people exactly the same kind of habit as wine drinking or opium smoking, कि दूसरी साइड द हैबिट ऑफ रीडिंग, जो लोग जो है बुक को अम्यूजमेंट, मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, बिकम विद थाउजेंड्स, वो एग्जैक्टली कैसे हो जाते हैं, वो एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ हैबिट्स, जिस जैसे एक आदमी की ड्रिंक करने की बहुत ज़्यादा मतलब बैड हैबिट होती है, तो वो उसी तरह हो जाते हैं, वो बुक को मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, उन हज़ारों सैकड़ों लोगों की तरह एग्जैक्टली वाइन ड्रिंकिंग और ओपियम स्मोकिंग, वो जो स्मोकिंग करते हैं, इट इज़ लाइक ए नार्कोटिक, वो एक नशा हो जाता है, समथिंग दैट हेल्प्स टू पास द टाइम, समथिंग दैट कीप्स अप ए परपीचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, समथिंग दैट eventually result in destroying all capacity for thought, giving exercise only to the surface part of the mind and leaving the deeper spring of feeling and the higher faculties of perception unemployed। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि समथिंग दैट हेल्प्स, कुछ जो है वो अपना टाइम पास करने के लिए बुक को पढ़ते हैं, समथिंग दैट कीप अप परपीचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, मतलब बुक को पढ़ते टाइम अपनी जो ड्रीम है उनको वो पूरा इमेजिन कर लेते हैं कि उनके ड्रीम, समथिंग दैट इवेंचुअली रिजल्ट इन डिस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी ऑफ फॉर थॉट्स, कि समथिंग, कभी कभी जो है वो इवेंचुअली अंत में रिजल्ट जो है वो क्या आता है, कि उनकी जो सोचने की और जो कैपेसिटी, थॉट सोचने की जो क्षमता है, उसको ही पूरा क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। गिविंग एक्सरसाइज ओनली टू द सरफेस पार्ट ऑफ द माइंड, ये जो है वो खाली माइंड को ही जो है वो पूरा एक्सरसाइज, व्यायाम नहीं देती है, एंड लिविंग द डीपर स्प्रिंग ऑफ फीलिंग्स, जो हमारी फीलिंग्स हैं उनको बहुत हार्ड, मतलब उनको गहरा, मतलब वाइब्रेशंस, स्प्रिंग देती है, एंड द हायर फैकल्टीज ऑफ परसेप्शन अनएम्प्लॉयड, और बहुत ज़्यादा जो हायर फैकल्टीज जो हैं उनका परसेप्शन क्या है, मतलब वो अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार रह जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि ये बुक के ऊपर है, कि बुक जो है उसको कभी भी पढ़ो, उसको अम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़ो, उसको पढ़ो कि उसमें कुछ मीनिंग है। द राइटर बिलीव्स दैट हाफ एजुकेटेड पर्सन आर नॉट एबल टू, कि राइटर जो बिलीव करता है कि हाफ एजुकेटेड पर्सन, आधे पढ़े लिखे पर्सन जो है वो आर नॉट एबल टू, वो एबल नहीं है, एन्जॉय वाइन ड्रिंकिंग, नो, एन्जॉय ड्रीमिंग, नो, थिंक प्रॉपर्टी, नो, एप्रिशिएट हिडन क्वालिटीज ऑफ एडमायरेबल लिटरेचर, जो साहित्य है उसकी जो हिडन, जो छुपी हुई क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं, उनको अप्रिशिएट करने में, उनको, उनकी प्रशंसा करना, उनको वो असमर्थ हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, द वर्ड नार्कोटिक इन द पैसेज मीन्स, नार्कोटिक का मतलब क्या है, ग्रेट लिटरेचर, इंटॉक्सिकेंट, चीप बुक्स, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, तो नार्कोटिक का मतलब है इंटॉक्सिकेंट, लाइक ए नशा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, द फ्रेज द हायर फैकल्टीज इन द पैसेज मीन्स डिफरेंट डिपार्टमेंट इन द यूनिवर्सिटीज, हायर फैकल्टीज जो फ्रेज है उसका मतलब क्या है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द यूनिवर्सिटी, डिफरेंट वेज ऑफ एंजॉइंग थिंग्स, mental power of a high order for understanding great literature, या superficial part of the mind।
तो मेंटल पावर ऑफ ए हाई ऑर्डर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ग्रेट लिटरेचर, कि मेंटल पावर जो है वो हाई ऑर्डर में अंडरस्टैंड करने की ग्रेट जो उस लिटरेचर को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29, द वर्ड इवेंचुअली इन द पैसेज मीन्स इवेंचुअली का आफ्टर सम टाइम, एट लास्ट, नेवर या इनिशियली। तो वर्ड इवेंचुअली का मतलब आपके पैसेज में आ चुका है अंत तक, एट लास्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, द वर्ड अनएम्प्लॉयड इन द पैसेज मीन्स, अनएम्प्लॉयड का मतलब जॉबलेस, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नॉट वर्किंग, अनयूज्ड। अनएम्प्लॉयड का मतलब वो बुक पढ़ते हैं, वो मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता है, मीन्स उनका अनयूज हुआ है, कोई उसका मतलब नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए आपका पैराग्राफ हो चुका है। अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, 4 alternatives are suggested for each questions, choose the correct alternative out of 4। आपको 4 ऑल्टरनेटिव दिए हैं, इनमें जो भी अप्रोप्रिएट एडजस्ट होता है हमें वो फिल करना है। ठीक है, द पब्लिशर इज ब्रिंगिंग ब्रैकेट ए रिवाइज्ड एडिशन ऑफ हिज बुक, दिस बुक अप, अबाउट, आउट और राउंड। जब भी कोई बुक पब्लिश करनी हो, कुछ भी प्रोड्यूस करना हो, तो उस सेंस में आपके क्या आता है, ब्रिंग आउट, कि बाहर वो क्या कर रहे हैं, उनको रिवाइज कर रहे हैं, उनको बाहर लेके आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32, दिस इज अवर हाउस एंड दैट इज देयर, देयर्स, देम और देयर्स, कि मतलब यह हमारा घर है, एंड दैट इज, यहाँ पे जो है मतलब पैसिव केस है, तो पैसिव केस के अंदर यहाँ पे देयर्स आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, 34, आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। आपको सब्सटीट्यूट बताना है इसका। ठीक है, तो पुट साइड बाय साइड, मतलब सब्सटीट्यूट बताना है, मतलब इसका सिनोनिम ही मान सकते हो आप कि उसका क्या हो सकता है। पुट साइड बाय साइड, पुट साइड बाय साइड मतलब किसी को जोड़ के रखना, कंधे से कंधे मिलाकर चलना किसी की। तो इम्पोज, जक्स्टापोज, डिपोज या प्रपोज। तो इसका आंसर होगा पुट साइड बाय साइड का मतलब होगा आपका जक्स्टापोज। इसका मतलब भी क्या होता है, जुड़ा रहना, किसी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। अब देखिए रैंक ऑफ चीफ और कमांडर ऑफ आर्मी। तो रैंक ऑफ चीफ और कमांडर ऑफ आर्मी इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा, इन दोनों को मिलाकर जो होगा ल्यूटेंट जनरल जो है वो बोला जाता है। तो बी और डी दोनों ही इसके करेक्ट होंगे, ल्यूटेंट जनरल। ठीक है, पूरा कंप्लीट आंसर होगा इसका ल्यूटेंट जनरल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द इटैलिसाइज्ड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको नियरेस्ट इटैलिसाइड एक सिनोनिम ही बताना है इसका, कि मतलब आप उसको वन वर्ड में किस तरह से, वन वर्ड बताना है आपको कि उसका नियरेस्ट आप क्या मीनिंग उसका निकालोगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्वेश्चन है, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन एंड प्रमोट कम्युनल एमिटी, कि एमिटी का मतलब क्या है, फ्रेंडशिप, कि वी शुड ऑलवेज, आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए मेंटेन करने की, और आपकी जो सामुदायिक सामुदायिक जो फ्रेंडशिप है, सामुदायिक जो मतलब सामुदायिक जो एमिटी है, जो फ्रेंडशिप जो एनवायरनमेंट है, उसको क्या करना चाहिए, उसको हमेशा मेंटेन करने का ट्राई करना चाहिए, उसको हमेशा प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डेज, फ्रेंडशिप और कंटेंशन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, बिफोर आई कुड मेक आउट एनीथिंग ही हैड स्पोकन अगेन, कि मतलब बिफोर आई कुड, मैं कुछ समझता उससे पहले ही उसने क्या कर ली, फिर से उसने बात कर ली। मतलब फाइंड आउट, एप्रीहेंड, एक्सप्लेन, रिवील, मतलब मैं कुछ समझता उससे पहले ही उसने क्या कर लिया, बात कर लिया, मतलब अंडरस्टैंड किया। तो उसको आप क्या बोल सकते हो, एप्रीहेंड। एक वर्ड में क्या बोल सकते हो, एप्रीहेंड, उसने समझा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, 38 क्या है, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द इटैलिसाइज्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अब आपको इटैलिसाइज में ऑपोजिट बताना है। ठीक है, तो देखिए, अनसेटल्ड कंडीशंस इन द लैंड लेड
टू द एक्सोडस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ इट्स सिटीजन्स, कि मतलब अनसेटल अस्थिर जो भूमि की जो अस्थिर स्थिति है उसके कारण सैकड़ों जो लोग हैं वो क्या कर गए, पलायन कर गए। ठीक है, तो इन्वाशन, इंट्रूशन, इमिग्रेशन और एक्सक्लूजन, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इमिग्रेशन, मतलब किसी देश में जाना, अप्रवासी, इसका क्या होता है, अप्रवासी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, इन द इंटरेस्ट ऑफ वंस ओन रेपुटेशन वन शुड अवॉइड ओस्टेंटेशन वाइल एंटरटेनिंग फ्रेंड्स। जब भी हम फ्रेंड को एंटरटेन कर रहे हैं तो वाइल एंटरटेनिंग फ्रेंड्स इन इंटरेस्ट ऑफ वंस ओन रेपुटेशन, मतलब तुम्हारे हित में, तो वन शुड अवॉइड ओस्टेंटेशन। ओस्टेंटेशन का मतलब दिखावा, तो आपको जो अपना दिखावा है उसको क्या करना चाहिए, ओन रेपुटेशन वन शुड उसको अवॉइड करना चाहिए अपने जो मतलब हित में। ठीक है, अगर आप किसी को क्या कर रहे हो, एंटरटेन कर रहे हो। तो माइजर लाइन्स, सिंप्लिसिटी, प्योरिटी, इनोसेंस, तो एक तो क्या हो गया, शो ऑफ। ओस्टेंटेशन का मतलब क्या हो गया, शो ऑफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, सिंप्लिसिटी, सादगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, चूज द ऑल्टरनेटिव विद बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ईडियम फ्रेज। ईडियम फ्रेज का मतलब बताना आपको। ठीक है, बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन मतलब एक जलता हुआ क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइडली डेबिटेड इशू, ए डाइंग इशू, ए रेलेवेंट प्रॉब्लम एंड इररेलेवेंट इशू। तो बर्निंग क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा ए वाइडली डेबिटेड क्वेश्चन, मतलब बहस का बहुत बड़ा मुद्दा है कोई, तो वो क्वेश्चन बहुत आग की तरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, ऑन द वान। ऑन द वान का मतलब है वो चीज़ घट गई है, घट रहा है, तो एज इट्स पीक एट रॉक बॉटम, ग्रोइंग मोर और ग्रोइंग लेस। तो ग्रोइंग लेस मतलब टू डिक्रीज स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41, रीड द सेंटेंस एंड फाइंड आउट विच ऑफ द फोर कॉम्बिनेशंस इज करेक्ट टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बताना है, 4 कॉम्बिनेशन दिए हैं, तो अब हम देखो कॉम्बिनेशन बनाते हैं। वेल स्किल्ड इन हिज जॉब, ही इज केपेबल पर्सन बट ही इज रफनेस ऑफ ए रस्टिक नेचर डी वैल्यूज हिज अचीवमेंट्स। तो देखिए सबसे पहले तो बी तो आएगा ही आएगा, तो ये दोनों तो खत्म हो गए, क्योंकि ही इज केपेबल पर्सन, वेल स्किल्ड इन हिज जॉब, कि मतलब वो एक योग्य आदमी है, वेल स्किल्ड इन हिज, वो अपनी जॉब के अंदर पूर्णतः समर्थ है, बट हिज रफनेस ऑफ हे रस्टिक नेचर, लेकिन उसके रूड नेचर के कारण डी वैल्यूज हिज अचीवमेंट्स, उसकी जो उपलब्धियां हैं उसकी वैल्यू नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42। 42 आपका क्या है, सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस में ढूंढना है, द वॉल्स हैड नॉट बीन डेकोरेटेड बाय अस। तो देखिए अस की जगह जो वॉल्स है वो हैड नॉट बीन, हमारे द्वारा डेकोरेट नहीं की गई है, तो बाय अस की जगह आएगा वी, तो वी सब में है। वी हैड, बीन नहीं आएगा क्योंकि बीन जब पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो आता है, तो वी हैड नोट डेकोरेटेड, थर्ड फॉर्म तो ऑलवेज परफेक्ट में आती है, डेकोरेटेड द वॉल्स, तो द वॉल्स ये किस में है, इनमें बीन है, तो ये दोनों करेक्ट इनकरेक्ट हो गए, इसमें आपके हैव आ गया, ये इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, आई शैल हैव रिटन द लेटर, मैंने लेटर लिखा। अब आपको इसको पैसिव फॉर्म में बनाना है, तो द लेटर के साथ ही क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा, द लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, द लेटर विल बी, ये रोंग हो जाएगा, हैज बी रोंग हो जाएगा, इज बीइंग रोंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, यूज मोर इंटेलिजेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विदाउट चैलेंजिंग इज इट्स मीनिंग। आपको मोर इंटेलिजेंट का यूज करना है, तो श्वेता इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज समीरा, तो आप इसको कैसे बनाओगे, समीरा इज मोर इंटेलिजेंट देन श्वेता इज, यहाँ पे इज नहीं आएगा, समीरा इज मोर इंटेलिजेंट देन श्वेता, या दिस इज करेक्ट,
कि समीरा जो है वो श्वेता से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कंपैरिजन हो रही है तो एक बार ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। समीरा इज मोर इंटेलिजेंट देन श्वेता इंटेलिजेंटली, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45। सेलेक्ट द करेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको इंटेरोगेटिव मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है हमें। कबीर गोज टू स्कूल डेली, तो गोज की जगह क्या आएगा, डज। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो डज कबीर ऑलवेज क्या आ जाती है फिर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू स्कूल डेली। ठीक है, कबीर डस कबीर गो टू स्कूल डेली, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपके फिर से एक पैसेज आ गया, तो अब हम इसको फिर से रीड करेंगे केयरफुली, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की हिस्ट्री में द पीरियड फ्रॉम 1837 टू 1901 इज नोन एज द विक्टोरियन एज। जो 1837 से 1901 का जो पीरियड था वो विक्टोरियन एज था। The periods are the long and prosperous reign of Queen Victoria in England. जो पीरियड जो था वो बहुत लंबा था, एंड प्रॉस्पेरियस रीजन ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन इंग्लैंड। ठीक है, और समृद्धि से भरा हुआ था। और ये जो पीरियड था मतलब किसका था, क्वीन विक्टोरिया का था इन इंग्लैंड। ये था चार्लेस डेकन्स वॉज द मोस्ट पॉपुलर नॉवलिस्ट ऑफ दिस पीरियड। चार्लेस जो डेकन था वो मोस्ट पॉपुलर नॉवलिस्ट, नोबेल लिखते थे वो इस पीरियड में। ठीक है, ही बिकेम फेमस फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ द लाइफ ऑफ द वर्किंग क्लास, इंट्रिकेट प्लॉट्स एंड सेंस ऑफ ह्यूमर्स। ही बिकेम फेमस, वो पॉपुलर क्यों थे, फेमस क्यों थे, फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ लाइफ ऑफ वर्किंग क्लास, जो मतलब मजदूर वर्ग के लोग हैं उनका चित्रण करके, इंट्रिकेट प्लॉट्स, भूमि का चित्रण करके, जो मतलब एंड सेंस ऑफ ह्यूमर, जो हास्य, जो भावनाएं हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर है, उसका चित्रण करके, उन सब चीज़ों के लिए वो फेमस थे। ठीक है, हाउएवर इसीलिए इट वॉज द वास्ट गैलेक्सी ऑफ अनयूजुअल कैरेक्टर्स क्रिएटेड बाय हिम that made him more popular than any of his contemporaries। कि however इसीलिए it was a vast galaxy, उन्होंने मतलब बहुत वास्ट जो गैलेक्सी है, बहुत अच्छी, जो अनयूजुअल असाधारण कैरेक्टर जो है उनको क्रिएट करे, बाय हिम यूज़ करे उन्होंने, देन मेड हिम मोर पॉपुलर, जो उनको क्या बनाती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाती है, देन एनी ऑफ हिज कॉन्टेम्परेरीज, जो किसी भी तरह से क्या है, किसी भी तरह से मतलब फेमस है वो। ठीक है, ड्रोन फ्रॉम एवरीडे लाइफ and the world around him, these characters were such that readers could relate to them। drawn from everyday life मतलब जो प्रत्येक दिन की जो लाइफ है, and the world around him, जो उसके चारों ओर की वर्ड अराउंड हिम, जो उसके चारों ओर जो संसार है, these characters were such that रीडर्स, वो उन्हीं में से कैरेक्टर्स को उठाता है, कुड रिलेट टू देम, उनको क्या करता है, रिलेट करता है। बिगनिंग विद द पिकविक पेपर्स इन 1836, उसने शुरुआत की थी किससे, पिकविक पेपर से 1836 में। डेकन्स रोट न्यूमेरियस नॉवेल्स, डेकन्स ने बहुत सारे नॉवेल लिखे, सच यूनिकली फिल्ड विद बिलीवेबल पर्सनैलिटी एंड विविड फिजिकल डिस्क्रिप्शन, कि उन्होंने क्या किया, बहुत सारे नॉवेल लिखे, ईच प्रत्येक जो है वो यूनिकली, उसमें कुछ अलग मतलब फिल किया गया है, विद बिलीवेबल विश्वसनीय, अकॉर्डिंग टू द डेकन्स फ्रेंड्स एंड बायोग्राफर जॉन फॉस्टर डिकेन्स मेड, की जो अकॉर्डिंग टू द जो डेकन का फ्रेंड है और जो बायोग्राफर है जॉन फॉरेस्टर, वो बोलते हैं कि डेकन्स मेड कैरेक्टर रियल एग्जिस्टेंस, कि डेकन जो है वो रियल मतलब जो अस्तित्व है, वास्तविक एग्जिस्टेंस के कैरेक्टर्स को शो करता है, नॉट बाय डिस्क्राइबिंग देम बट लेटिंग देम डिस्क्राइब देमसेल्व्स, मतलब वो जो है वो फेक नहीं करता है, वो रियल जो कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है आपका, Deccan characters were drawn from unbelievable personality, royal families, every life and the world around him, everyday life and the world beyond him।
तो मतलब डेक्कन्स के जो कैरेक्टर है वो निकाले जाते हैं फ्रॉम, तो एवरी डे जो डे टू डे की लाइफ है उससे वर्ल्ड अराउंड हिम, और जो हमारे तरफ जो संसार के चारों तरफ का जो मतलब एनवायरमेंट है उसी से वो अपने कैरेक्टर्स को लेता है। ठीक है। जॉन फॉरेस्टर वॉज डेकन्स, जॉन फॉरेस्टर जो था वो डेकन का क्या, फ्रेंड एंड एडिटर, फ्रेंड एंड डॉक्टर, बेस्ट फ्रेंड एंड फिलोसॉफर, या फ्रेंड एंड बायोग्राफर। तो वो क्या था, फ्रेंड एंड बायोग्राफर दोनों। अब देखिए डेकन, क्वेश्चन नंबर 48, डेकन बिकम फेमस फॉर डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ the working class, intricate plots and lack of humor, the working class, dull plots and sense of humor, the working class, intricate plots and sense of humor। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, द वर्ड पॉपुलर इन द पैसेज मीन्स प्रोपेलाइन, पुअर, प्रॉब्लमेटिक, सक्सेसफुल। तो वर्ड पॉपुलर इन द पैसेज मीन्स ऑप्शन नंबर डी सक्सेसफुल। द पीरियड बिटवीन 1837 to 901 was known as द एलिजाबेथन एज, द विक्टोरियन एज, द शेक्सपियर एज, या डार्क एज। तो वो आपका क्या हो जाएगा, द विक्टोरियन एज। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। आई होप आपको समझ आए होंगे सभी। आप जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं। बाय बाय।